आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे अवतार द सीड्स ऑफ पेंडोरा नाम की एक कहानी के कुछ हिस्से हैं। और कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भारी माहौल से होती है। सुली परिवार अपने बेटे निटेरियम की मौत का शोक मना रहा है। हाँ, और उन्होंने अभी मिटकायरा कबीले के साथ रहना शुरू ही किया है। सब कुछ बहुत नया है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन इस दुख के नीचे एक और गहरा तनाव पनप रहा है। नितीरी के दिल में इंसानों के लिए नफरत एक नए लेवल पर पहुंच गई है। और विडंबना देखिए, उनके परिवार का एक हिस्सा एक इंसान लड़का है, स्पाइडर। हाँ, तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को खोलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमें स्पाइडर, क्वारिज और पेंडोरा के भविष्य के बारे में क्या बताती है। ये जो शुरुआती तनाव है ना, यही पूरी कहानी की नींव है। एक तरफ दुख है जो परिवार को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है नितीरी की नफरत जो परिवार को अंदर से तोड़ सकती है। बिल्कुल, खासकर स्पाइडर की मौजूदगी में। ये एक तरह का इमोशनल कोल्ड वॉर है, और हम देखेंगे कि यही टेंशन कहानी के हर बड़े मोड़ को हवा देगी। सही बात है। और कहानी इस टेंशन पर ज्यादा देर रुकती नहीं है। एक्शन बहुत तेजी से शुरू होता है। हाँ, परिवार फैसला करता है कि स्पाइडर को मेटाकाइना लोगों से दूर ले जाना ही बेहतर है। शायद ये सोचकर कि थोड़ी दूरी से शांति मिलेगी, एक तरह का एस्केप। हाँ, लेकिन जैसे ही वे अपने जहाज़ों के काफिले के साथ निकलते हैं, उन पर हमला हो जाता है, मंकवान नाम के एक बहुत ही आक्रामक नावी कबीले का। और ये मंगवान कबीला कहानी में एक बहुत जरूरी एंगल जोड़ता है। देखिए, अब तक हमने जितने भी नावी देखे हैं, ओमाटिकाया, मेटाकाइना, हाँ, वो सब एवा से, मतलब पेंडोला की जीवन शक्ति से गहराई से जुड़े हुए थे। लेकिन मंकवान अलग हैं। स्रोत बताते हैं कि वे एवा को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। मतलब वो नावी समाज के नास्तिक है या विद्रोही? बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। और उनकी तसाइक, मतलब उनकी आध्यात्मिक नेता का नाम वारांग है। ये लोग किसी नियम को नहीं मानते, और इसी पूरी अफरा तफरी में सुली परिवार बिछड़ जाता है। और तभी एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जेक सुली का सामना होता है कर्नल माइल्स क्वेरेट्स से। दो कट्टर दुश्मन एक ही मुसीबत में। हाँ, अगर हम यहाँ कहानी के बड़े आर्क को देखें तो मंकवन का होना पेंडोरा की दुनिया को बहुत ज्यादा रियल बना देता है। मतलब अब ये सिर्फ इंसान बनाम नावी नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये दिखाता है कि नावी समाज के अंदर भी बहुत गहरे वैचारिक मतभेद हैं। एक तरह का सिविल वॉर चल रहा है। पेंडोरा कोई जन्नत नहीं है जहां सब एक जैसा सोचते हैं। सही बात है। तो इस अजीब सिचुएशन में जेक और क्वेरिच, जो एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं, अपने अपने बच्चों को खोजने के लिए बेमन से एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। लेकिन तभी एक और भयानक घटना होती है। स्पाइडर का ऑक्सीजन मास्क लड़ाई में डैमेज हो जाता है। वो सांस नहीं ले पाता और गिर जाता है। एक पल के लिए लगता है कि सब खत्म। ये वो पल है जहां स्पाइडर की इंसानी कमजोरी, उसकी सबसे बड़ी सीमा, सामने आती है। वो इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कीरी, जेक की बेटी, जिसका एवा के साथ हमेशा से एक रहस्यमयी कनेक्शन रहा है, हाँ, वो अपनी चोटी को जमीन से जोड़ती है और एक गहरी समाधि में चली जाती है। और इसके बाद जो होता है वो इस कहानी का और शायद पेंडोरा के भविष्य का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। क्या होता है? स्पाइडर के शरीर में माइसीलिया, एक तरह का फंगल नेटवर्क, तेजी से फैलने लगता है और उसे पेंडोरा की हवा में सांस लेने की ताकत मिल जाती है, बिना किसी मास्क के। ये एक जबरदस्त मोड़ है। एक मिनट रुककर इसके असर के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल। हम जानते हैं कि पेंडोरा का पूरा इकोसिस्टम एक विशाल न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा है, जिसे नावी एयुवा कहते हैं। किरी ने सीधे उस मेन फ्रेम में टैप किया और स्पाइडर के बायोलॉजी को रीराइट कर दिया। अच्छा। नॉर्म और मैक्स जैसे वैज्ञानिकों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि अगर वे इसे रिवर्स इंजीनियर कर पाएं तो वे हर इंसान को पेंडोरा पर सांस लेने के लायक बना सकते हैं। हाँ, एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि स्पाइडर अब परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह इंसान नहीं रहा, वो एक नई प्रजाति बन गया है ना? बिल्कुल। ये एक ही साथ एक वरदान भी है और एक बहुत बड़ा खतरा भी। आरडीए के लिए ये पेंडोरा पर कब्जा करने की चाबी है। और बात यही नहीं रुकती। नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है कि स्पाइडर के सिर के पिछले हिस्से में एक न्यूरल क्यू भी उगाती है, वही चोटी जिससे नावी दूसरे जीवों से जुड़ते हैं। मतलब अब वो पेंडोरा के नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। हाँ, वो शारीरिक और जैविक रूप से बदल रहा है, इंसान और नावी के बीच की हर रेखा को धुंधला कर रहा है। ये सोचना ही अविश्वसनीय है, लेकिन कहानी हमें इस पर ज्यादा सोचने का मौका नहीं देती, क्योंकि एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ क्वारिच अपनी अगली चाल चल रहा है। हाँ, क्वारिच की रणनीति में यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। वो अब सिर्फ एक बाहरी हमलावर नहीं है। सही।
वो मंगख्वान कबीले के पास जाता है और उन्हें सिर्फ हथियार नहीं देता, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करना सिखाता है। वो एक तरह का वैचारिक वायरस बन गया है जो नावी समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। और ये सिर्फ एक मिलिट्री गठबंधन नहीं है। स्रोत बताते हैं कि क्वारिच मंगख्वान की तसाइक वरांग के साथ एक रोमांटिक रिश्ता भी बना लेता है। मतलब वो पूरी तरह से उनके समाज में घुसपैठ कर रहा है, उनके गुस्से का, उनकी मान्यताओं का फायदा उठा रहा है, ताकि उन्हें अपनी पर्सनल आर्मी बना सके। ये क्वारिश के कैरेक्टर की गहराई दिखाता है। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं है, वो एक बहुत शातिर मैनिपुलेटर है। वो समझ गया है कि पेंडोरा को जीतने के लिए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना होगा। और अब ये लड़ाई नावी बनाम नावी भी हो चुकी है, जिसे क्वारिच हवा दे रहा है। इसी बीच किरी का अपना संघर्ष चल रहा है। उसे पता चलता है कि उसका जन्म सीधे एवा से हुआ है, लेकिन वो अपनी ही माँ से जुड़ नहीं पा रही है। एक और विडंबना। हाँ, और कहानी में आगे क्वारिच अपनी नई आर्मी का इस्तेमाल करता है। वो स्पाइडर को पकड़ लेता है और मैंक्वान के साथ मेटकाइना गांव पर हमला कर देता है। और उसकी बस एक ही मांग है, जेक सूली। ये क्लासिक क्वारिच है। उसके लिए ये युद्ध कभी पेंडोरा के लिए था ही नहीं, ये हमेशा से जेक सूली के साथ उसकी पर्सनल लड़ाई रही है। इस बड़े युद्ध को टालने के लिए जेक आत्मसमर्पण कर देता है। मुझे लगता है ये हार मानना नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल है। वो जानता है कि खुले मैदान में लड़ने से मिटकायना का बहुत नुकसान होगा। अच्छा। वो लड़ाई को दुश्मन के इलाके में ले जा रहे हैं, आरडीए के बेस ब्रिजहेड सिटी में, जहां उसे और स्पाइडर को ले जाया जाता है। और वहां स्पाइडर पर वैज्ञानिक टेस्ट शुरू हो जाते हैं और जेक को फांसी देने की तैयारी होने लगती है। लगता है जैसे सब खत्म। लेकिन तभी नितिरी बेस में घुसपैठ करती है और इयान गाविन नाम का एक आरडीए बायोलॉजिस्ट, जो आरडीए के तरीकों से सहमत नहीं है। हाँ, इयान गार्विन का किरदार यहाँ ये दिखाने के लिए जरूरी है कि सभी इंसान एक जैसे नहीं हैं। आरडीए में भी ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। वो एक बुलडोजर से जेक को आजाद कराने में मदद करता है। अच्छा। और भागने के दौरान एक सीन आता है जो सच में इमोशनल कर देगा। स्पाइडर अपनी जान जोखिम में डालकर जेक और नितिरी के लिए एक ह्यूमन शील्ड बन जाता है। वो जानता है कि आरडीए उसे मार नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो उनके लिए बहुत कीमती है और वो अपनी इसी कीमत का इस्तेमाल अपने परिवार को बचाने के लिए करता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्पाइडर का कैरेक्टर कितना मैच्योर हो गया है। वो अब सिर्फ एक डरा हुआ बच्चा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भागने के बाद जब वे सुरक्षित होते हैं, तब परिवार के अंदर का असली तूफान आता है। स्पाइडर को लेकर? हाँ, जेक और नितिरी के बीच भयानक बहस होती है। जेक उसे पेंडोरा के लिए एक जीता जागता खतरा मानता है। उसे डर है कि आरडीए स्पाइडर पर स्टडी करके जो सीखेगा, उससे वे पेंडोरा को हमेशा के लिए जीत लेंगे। और गुस्से और डर के एक पल में वो स्पाइडर को मारने ही वाला होता है। ये एक दिल दहला देने वाला पल है। जेक, जो हमेशा स्पाइडर का प्रोटेक्टर रहा है, अब उसे सबसे बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। ये एक क्लासिक नैतिक दुविधा है, एक की जान या सबकी जान। लेकिन आखिरी पल में वो खुद को रोक लेता है और तभी पछतावे से भरी नितिरी, जिसने पूरी कहानी में स्पाइडर से नफरत की है, वो आगे बढ़ती है और आखिरकार उसे परिवार के हिस्से के रूप में अपना लेती है। ये एक बेहद शक्तिशाली क्षण है। ये वही नितिरी है जो कहानी की शुरुआत में स्पाइडर की मौजूदगी से भी नफरत कर रही थी। उसका ये बदलाव दिखाता है कि कहानी का असली संघर्ष बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के पूर्वाग्रहों और दुख से था। सही। इस एक पल में नितिरी की हीलिंग शुरू होती है और सुली परिवार पहली बार सच में पूरा होता है। तो अब परिवार एकजुट है, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है। हाँ। आरडीए का एक और घिनौना प्लान सामने आता है। वे तुलकुन का शिकार करने की योजना बना रहे हैं। वही विशाल बुद्धिमान व्हेल जैसे जीव, उनके शरीर से मिलने वाले एक पदार्थ के लिए जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जैक तुलकुन परिषद को इस खतरे के बारे में बताता है, लेकिन वे लड़ने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि उनका समाज पूरी तरह से शांतिवादी है। हाँ। ये शांतिवाद बनाम अस्तित्व की क्लासिक दुविधा है। क्या वे अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर मारे जाएंगे या जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन लोआक एक इंशाइडन मतलब एक अहम भूमिका निभाता है। वो पायाकान और तानोक को लाता है, जो इंसानी हमले में बचने वाला एकमात्र घायल तुलकुन है। और उसके जख्मों को देखकर तुलकुन के बुजुर्गों को अपनी सोच पर दोबारा विचार करना पड़ता है। बिल्कुल। इसके बाद जेक एक बार फिर महान शिकारी टोरुक से जुड़ता है, लास्ट शैडो। हाँ, और सभी नावी कबीलों को युद्ध के लिए इकट्ठा करता है। अगले दिन एक विशाल समुद्री युद्ध शुरू होता है। नावी और तुलकुन मिलकर आरडीए के बेड़े पर हमला करते हैं। यह एक महाकाव्य लड़ाई का मंच है। लेकिन तभी मंगख्वान और क्वारिच बीच में हमला कर देते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है। मेटाकाइना की साइक रोनाल, बच्चे को जन्म देते समय, घायल हो जाती है और मर जाती है। ये एक बहुत बड़ा झटका है।
वो मेटाकाइना की रीढ़ थी। उसकी मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे कबीले के मनोबल पर एक हमला है। और इसी उथल-पुथल में नेतिरी रोनाल के बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन खुद पकड़ ली जाती है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कीरी आखिरकार अपनी असली ताकत को अनलॉक करती है। वो एवा से सीधे संवाद करती है। हाँ, और मदद मांगती है, और एवा जवाब देती है। पेंडोरा के सारे जंगली जीव पानी और हवा से आरडीए की बची खुची सेना पर टूट पड़ते हैं। ये इस बात की पुष्टि है कि कीरी वास्तव में एवा से जुड़ी हुई है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पेंडोरा की इच्छा का एक माध्यम है। ग्रह खुद वापस लड़ रहा है। और अंत में लड़ाई सिमटकर जेक और क्वारिच के बीच आ जाती है। वे एक चुंबकीय प्रवाह के बीच लड़ते हैं। स्पाइडर भी वहां पहुंच जाता है और क्वारिच को गोली मारता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से खुद एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। और क्वारिच उसे पकड़ लेता है। हाँ, जेक अपने दुश्मन के बेटे को बचाने के लिए अपने बदले को भूलकर दोनों को ऊपर खींचता है। ये दिखाता है कि वो एक योद्धा से ज्यादा अब एक पिता है। बिल्कुल। और जब नितिरी और बच्चे वहां पहुंचते हैं तो क्वारिच देखता है कि वो घिर चुका है, और हार मानने के बजाय वो खुद चट्टान से कूद जाता है। एक जटिल अंत। जैक क्वारिच को नहीं मारता, क्वारिच खुद अपनी हार चुनता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कहानी एक बहुत ही शांत और महत्वपूर्ण मोड़ पर समाप्त होती है। यहाँ कोई जीत का बड़ा जश्न नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल और आध्यात्मिक पल है। हाँ, स्पाइडर और मेटाकाइना कबीले के सदस्य पानी के नीचे के स्पिरिट ट्री से जुड़ते हैं, जहाँ वो उन सभी मृत नावी की आत्माओं से मिलता है जिनकी उसने रक्षा की थी। ये उसके लिए एक शुद्धिकरण है, एक तरह का बपतिस्मा। वो उस दुनिया से आध्यात्मिक रूप से जुड़ रहा है जिसका वो हमेशा से हिस्सा बनना चाहता था। और फिर कीरी स्पाइडर को अपनी माँ ग्रेस ऑगस्टीन की आत्मा से मिलवाती है, और अंत में मेटाकाइना कबीला और सुली परिवार उसे अपना लेते हैं। हाँ, उसे औपचारिक रूप से नावी लोगों में शामिल कर लेते हैं। ये कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत समापन है। स्पाइडर जो हमेशा दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था, उसे आखिरकार एक पहचान और एक घर मिल जाता है। बिल्कुल। उसका शारीरिक रूपांतरण अब आध्यात्मिक स्वीकृति में बदल गया है। उसने ये साबित कर दिया है कि नावी होना सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि आपके कर्मों और आपके दिल से होता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्पाइडर का सफर सिर्फ एक लड़के का सफर नहीं है, ये शायद पेंडोरा के भविष्य का एक प्रतीक है। सही कहा। उसकी कहानी दिखाती है कि सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस मुमकिन है। तो सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगर स्पाइडर जैसा इंसान, जो क्वारिच जैसे विनाशक का बेटा है, पूरी तरह से नावी बन सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पेंडोरा पर इंसान और नावी के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो सकती है? और इस नई दुनिया में पहचान का असली मतलब क्या होगा? क्या ये आपके खून से तय होगी या आपके चुनाव से?